हेलो स्टूडेंट्स, अभ्युदय प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आप इस समय भूगोल की क्लास में हैं और आज हम लोग दुनिया की सैर करेंगे। अभी तक आप लोग का जो इंटरनल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल हिस्ट्री वगैरह पढ़ के थोड़ा सा प्रेशर में आ गए होंगे। तो आज थोड़ा सा सिलेबस जो टॉपिक है वो तो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा इजी है, पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। जैसे कल इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे टर्म्स ऐसे थे जो सारे नए नए शब्द थे, वो सुन के भी आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से आ गई सारी चीज़ें, उनको याद करने में भी थोड़ा दिक्कत आ रही होगी। और जियोलॉजिकल हिस्ट्री में तो बहुत सारे टर्म्स थे, सब कुछ नया था, तो उनको याद करने में तो बहुत परेशानी आप लोगों को आ रही होगी। लेकिन ईजी वे में आप उसको समझेंगे तो वो भी सब ईजी लगने लगेगा। तो लास्ट जो हमारे क्लासेस थे जियोलॉजिकल हिस्ट्री और इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें थोड़ा प्रेशर आप लोगों को हो गया होगा, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई स्टोरी सुन रहे हैं। वैसे तो भूगोल में कोई स्टोरी नहीं होती, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसको स्टडी करके उसको पढ़ते समय आपको लगेगा कि हम कोई स्टोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ड की बात आती है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन्स। ठीक है, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। ठीक है, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन्स, महाद्वीप और महासागरों का वितरण। ठीक है, तो वितरण, अब वितरण की बात आ गई तो अब आप फिर से देखिए कि भूगोल की परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा था कि भूगोल क्या है, वितरण का विज्ञान। जियोग्राफी इज़ द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात फिर से आ गई। तो किसी न किसी रूप में हम हर दिन भूगोल की परिभाषा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसे आत्मसात करते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे भूगोल हमें सारा समझ में आने लगेगा। तो यहाँ बात हो रही है महाद्वीप और महासागरों के वितरण या उनकी उत्पत्ति की बात हो रही है। तो पहले हमें ये देख लेना है कि उनका जो वर्तमान स्वरूप है वो क्या है। पृथ्वी की उत्पत्ति आपने पढ़ी, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी। तो अब बात आती है कि पृथ्वी की सतह पर क्या है, पृथ्वी की सतह कैसी है। तो उसको हम महाद्वीप और महासागरों के रूप में देखते हैं। और इनको आपको मैंने ये बताया था कि ये प्रथम श्रेणी के उच्चावचों की कैटेगरी में भी आता है। रिलीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी हम इनको बोलते हैं, महाद्वीप और महासागरों को। तो आज हम महाद्वीप और महासागरों के बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, या वो आज जिस स्वरूप में हमें दिखाई दे रहे हैं वो वर्तमान स्वरूप में किस प्रकार आए, प्राचीन उनकी स्थिति क्या थी और आज वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है। तो प्राचीन से मतलब जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने आपको बताया था, वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल आज आपको सारा यहाँ काम आएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो जो क्लासेस आपकी होती जा रही हैं उनको आप साथ साथ रिवीजन करते रहिए, उनको पक्का करते रहिए, ताकि जो टर्म्स आगे यूज़ होंगी वो आपके बिल्कुल दिमाग में चलती रहे कि ये हमने कहाँ पढ़ा था और ये इसका इस टॉपिक से क्या रिलेशन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति वाला, उस टॉपिक में जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने पढ़ा था, भूगर्भिक इतिहास पढ़ा था, भूगर्भिक काल पढ़ा था, वो सारा का सारा यहाँ पे काम आने वाला है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपने कल देखा ही था, तो उससे रिलेटेड भी कुछ बातें आज होने वाली हैं। तो पहले हम वर्तमान स्वरूप की बात कर लेते हैं। वर्तमान स्वरूप में अंडरस्टूड है, इतना हर बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि जो मैप का ये वर्ल्ड का मैप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, इस मैप में कहाँ क्या लोकेशन है। मतलब हम अभी रिलीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, महाद्वीप और महासागरों की बात कर रहे हैं। तो रिलीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में हमें सिर्फ महाद्वीप और महासागरों की ही बात करनी है, बाकी सेकंड और थर्ड ऑर्डर के जो रिलीफ हैं उनके बारे में हमें आज कोई डिस्कशन नहीं करना है। तो हमारे पास जो महाद्वीप और महासागर हैं उनका वर्तमान स्वरूप है, वो वर्तमान स्वरूप क्या है, इतना तो हर बच्चे को आना चाहिए। और अगर नहीं भी है तो आज मैं इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि क्या स्थितियाँ हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास कुल मिला के 7 महाद्वीप और 4 महासागर होते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, यानी इसको हम उत्तरी अमेरिका कहते हैं, ये वाला हमारा दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये वाला पूरा यूरेशिया, जिसमें हम 2 अलग अलग महाद्वीप मानते हैं या बनाते हैं या कहते हैं, जिनमें से आपका एक यूरोप और दूसरा एशिया। ठीक है, और आपका अगला ये ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया ग्रुप, और लास्ट ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका,
दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया ग्रुप। उसके बाद अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को आप जानते ही हैं कि हम जब ग्लोब की बात करेंगे तो ग्लोब में हमारा जो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, साउथ पोल पर अंटार्कटिका महाद्वीप की स्थिति इस प्रकार है। ठीक है। अब यहाँ दूसरे हम महासागरों की अगर बात करते हैं तो महासागर भी आप सब जानते हैं। ये अटलांटिक महासागर जो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान फैला हुआ है, कहाँ? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, यानी पूरा ये यूरोप, अफ्रीका और दोनों अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इनके बीच का जो एस अक्षर के अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार में फैला हुआ है वो हमारा क्या है? अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर, ये पार्ट इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इधर अरब प्रायद्वीप भी आप कह सकते हैं। तो इस पूरे स्थल भाग द्वारा जो घिरा हुआ है वो ये वाला भाग, इसको हम क्या कहलाते हैं? कहते हैं हिंद महासागर या इंडियन ओशन। उसके बाद हमारे पास ये वाला पार्ट, आप कह सकते हैं एशिया का पूर्वी भाग, जापान और ये कमचटका प्रायद्वीप और फिलीपींस, ये सारे पूरा। और इसके बाद इधर ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसका किनारा। इसको आप ग्लोब में ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं क्योंकि ये मैप है, मैप में आपको इस टाइप से नहीं दिखाई दे रहा है। ग्लोब में आप देख सकते हैं स्थिति हमारे पास प्रशांत महासागर की ये वाली बनती है, पूरा एक गोलाकार लगभग आपको सरफेस दिखाई दे रही है। ये क्या है? प्रशांत महासागर। उसके बाद चौथा महासागर आर्कटिक महासागर, जो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। आर्कटिक महासागर आप देख सकते हैं। ये आपको शायद याद होगा जब मैंने आपको क्लास पृथ्वी की गतियों के बारे में बताया था तो आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल बताए थे, वो इन्हीं के नाम पे ये सब रखे गए हैं। तो यहाँ नॉर्थ पोल की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ पोल में क्या है आपका? ये आर्कटिक महासागर। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया ग्रुप, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिका है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन हमें सही करना है। अब एक बात, इतना तो मुझे लगता है सभी बच्चे जानते होंगे। अब यहाँ एक टेक्निक आ जाती है, यहाँ एक थोड़ा सा हम कहना चाहिए कि इंटरनल पार्ट में चले जाते हैं। मतलब कैसे कि इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? जैसे ये हमने नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पढ़ा, तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका तो पढ़ा, आपने इसको बोल भी दिया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, लेकिन इनकी बाउंड्री कहाँ है? कौन सी ऐसी सीमा है, कौन सा ऐसा भाग है जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ वाला भाग नॉर्थ अमेरिका और यहाँ वाला भाग साउथ अमेरिका होगा? ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि नॉर्थ अमेरिका ही पूरा अमेरिका हो गया, दोनों अमेरिका हो गई, लेकिन इनमें से नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ है, नॉर्थ को कहाँ से कहाँ तक कहेंगे, साउथ को कहाँ से कहाँ तक कहेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। मैप देख के आपको सबको आइडिया लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अंदर की चीज़ें हैं कि इनको डिटेल हम कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या अंतर आएगा। फिर आप इनमें कंट्रीज़ डिवाइड कर लेंगे कि कौन से में क्या कंट्री आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास ये अफ्रीका है, अफ्रीका को एशिया से कैसे अलग करेंगे, अफ्रीका को यूरोप से कैसे अलग करेंगे। आप देखिए पूरा सब आप एक में जुड़ा हुआ लग रहा है। तो यहाँ यूरोप और ये अफ्रीका, बिल्कुल थोड़ा सा पानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और दूर से ये भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, पूरा एक साथ जुड़ा हुआ दिखाई लग रहा होगा। तो यूरोप और अफ्रीका को कौन अलग करता है? कौन सी ऐसी बाउंड्री है? कोई ना कोई बाउंड्री ज़रूर होगी, तभी हम इनको यूरोप और अफ्रीका अलग अलग बोल पा रहे हैं। कोई ना कोई बाउंड्री यहाँ ज़रूर होगी जिससे हम यूरोप और जिससे हम अफ्रीका और एशिया कह पा रहे हैं। इसी तरह से ये तो अफ्रीका को तो वैसे भी हम लोग अलग काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ इनको हम कंबाइंड बोल देते हैं, यूरेशिया बोल देते हैं। अब अलग अलग भी है, यूरोप भी है और एशिया भी है। तो फिर इनको कौन सी बाउंड्री? यहाँ तो कोई भी आपको ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि जो कोई भी सीमा इनको प्राकृतिक सीमा अलग करती हो। यहाँ आप मान लीजिए ये थोड़ी सी वाटर बॉडीज़ में आ जाती है, इसके भी यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे भी मान लेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ स्थिति आपको बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी बाउंड्री है क्योंकि ये यूरोप है और ये
एशिया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाली बाउंड्री क्या है, वो बाउंड्री भी आपको याद रखनी है। यहाँ कोई परेशानी आपको खास नहीं होगी, ये ऑस्ट्रेलिया ओशनिया ग्रुप बना हुआ है और अंटार्कटिका में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप से महासागरों का भी है। महासागरों के बारे में भी आप इनके जो लॉन्गिट्यूड्स इनको डिवाइड करते हैं कि यहाँ आप देखिए अटलांटिक महासागर और यहाँ इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन ये यहाँ पे मिले हुए लग रहे हैं। तो हम इनको कैसे करेंगे, तो ये सारे लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं, तो ये लॉन्गिट्यूड्स इनको डिवाइड कर रहे होंगे, या कोई और सीमा ऐसी बन रही होगी जो इनको अलग कर रही होगी। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देना है। रीजनल स्टडी आपने कर ली है, लेकिन आपको और डीपली इसको जाना है और डीपली आपको देखना है कि ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हमने बनाए हैं, हमने इनको नाम दिए हैं, तो उन कॉन्टिनेंट्स की लिमिटेशंस कहाँ तक हैं, उनकी सीमाएं कहाँ तक हैं, एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से कौन सी बाउंड्री या कौन सी सीमा के द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये आज देखा यहाँ पे इस समय इसका वर्तमान स्वरूप। अब ये वर्तमान स्वरूप जो आज आपको दिखाई दे रहा है 7 महाद्वीप और 4 महासागरों का, वो पास्ट कैसा था इसका। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद तुरंत बाद सारे महाद्वीप इस स्थिति में आ गए, या ये चेंज जो हुआ है वो धीरे धीरे करके चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब इसके लिए कुछ हम पॉइंट्स भी हमें ध्यान रखने होंगे। वो पॉइंट्स आप देख लीजिए क्या होंगे। जैसे कि हम महाद्वीप और महासागरों का वितरण पढ़ रहे हैं या ओरिजिन उसकी बात कर रहे हैं, तो आप इसको मैं टॉपिक लिख देता हूँ। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। ठीक है, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। अब आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि महाद्वीप और महासागर क्या हैं, पृथ्वी पर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, रिलीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो रिलीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में हमने किसको शामिल किया है, महाद्वीप और महासागरों को शामिल किया है। रिलीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, महाद्वीप और महासागर। अब आप देखिए कि ग्लोब पे इनका जो विस्तार है, ग्लोब पे इनका जो विस्तार है वो विस्तार कैसा है, कितना है। देखिए आप पूरे ग्लोब को आप देख सकते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है और इसमें देखिए कभी स्थल भाग, कभी जल भाग, कभी स्थल भाग, कभी जल भाग, इस तरह से सारा आ रहा है। तो आप देखिए जो ब्लू कलर, स्काई ब्लू इसमें आपको दिखाई दे रहा है वो सारा जलीय भाग है, और जितना ये डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे स्थलीय भाग हैं। तो कुछ ना कुछ परसेंटेज तो होगा पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर हम देखते हैं इसको तो कोई ना कोई परसेंटेज होगा। तो इस पे टोटल जो हमारे पास ग्लोब पे जल और स्थल का वितरण होता है वो 70.8% पार्ट है, उस पे हम जल मानते हैं, और उसके बाद जो 29.2% पार्ट है उस पे वो स्थल भाग की मात्रा होती है। जल और स्थल का वितरण, यानी कि आप देख सकते हैं 70.8 जल हो गया और 29.2 स्थल हो गया, वाटर और लैंड। ये आपको याद रखना है, ये सब आए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आया है कि महाद्वीप और महासागर किस प्रकार के उच्चावच हैं, तो आपको बताना है प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। ग्लोब और ये जो इनका जल और स्थल का वितरण है वो भी आया हुआ है, कितना है 70.8% जल और 29.2% स्थल। आपको यहाँ देखने से ही लग रहा होगा, कि जल की मात्रा पूरे ग्लोब पर ज़्यादा है। ये देखिए प्रशांत महासागर ही बहुत सारा हिस्सा कवर कर रहा है, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, उसके बाद ये सारे स्थलीय भाग। तो ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद एक चीज़ और देखिए, अब हम इसको अगर डिवाइड कर देते हैं
अगर हमारे पास ये ग्लोब की स्थिति है, इसमें हम इक्वेटर 0 डिग्री, ये नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर, और ये हो गया इक्वेटर। अब आप देखिए यहाँ जो भी चीज़ मिलेगी वो उत्तरी गोलार्ध की होगी और यहाँ जो मिलेगा वो दक्षिणी गोलार्ध का होगा। आप मैप में देख सकते हैं कि पूरे मैप में आप जल और स्थल देखिए। अब इसमें अगर हम इक्वेटर की स्थिति देखें तो इक्वेटर ये वाला है, ये है इक्वेटर। इक्वेटर यहाँ से ऊपर, यहाँ से इधर उत्तर की तरफ जितना भी बढ़ेंगे वो सारा क्या आएगा, उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ से दक्षिण जितना जाएंगे वो सारा क्या आएगा, दक्षिणी गोलार्ध। अब उसको हम ग्लोब में देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति, ये भूमध्य रेखा है और इस भूमध्य रेखा से ये वाला सारा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध का है और ये दक्षिणी गोलार्ध का। अब आप देखिए, हम अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो यहाँ स्थल भाग, ये सब स्थल भाग सारा लैंड मास है, सारा लैंड मास। यहाँ देखिए थोड़ा सा ये प्रशांत महासागर का, उत्तरी प्रशांत महासागर कह सकते हैं आप, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और ये इसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका आ गया, और फिर ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और उसके बाद फिर आपका ये अफ्रीका का पार्ट और आपका ये एशिया का, यूरोप का, ये सारा पार्ट आ गया। इसका मतलब क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में आपने देखा स्थल की अधिकता है, जो लैंड मास है वो ज़्यादा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इक्वेटर ये है, यहाँ से इधर का इतना भाग सारा आप देखिए पूरा का पूरा लैंड मास आपको दिखाई दे रहा है, स्थलीय भाग दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम इसको उत्तरी गोलार्ध को क्या कह देते हैं, स्थल गोलार्ध, लैंड हेमिस्फीयर, ये नए नाम है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध को हम क्या बोल देते हैं, लैंड हेमिस्फीयर। स्थल गोलार्ध, और इसको वाटर हेमिस्फीयर। जल गोलार्ध, जल गोलार्ध क्यों बोलते हैं, देख लीजिए आप जल गोलार्ध क्यों बोलते हैं। देखिए यहाँ इक्वेटर की स्थिति, इक्वेटर की स्थिति ये है, और ये वाला हिस्सा देखिए सिर्फ इतना सा स्थल, ये स्थल, ये स्थल, यानी दक्षिण अमेरिका का कुछ भाग, अफ्रीका का कुछ भाग, ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग, बाकी का सारा, और थोड़ा ये अंटार्कटिका, बाकी का सारा आप देखेंगे जल राशि है, पूरी वाटर बॉडीज़ हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा इक्वेटर। इक्वेटर में आप देखिए ये इतना जो भाग है ये सब दक्षिणी गोलार्ध का भाग है सारा। यहाँ देखिए अफ्रीका और ये साउथ अमेरिका, इनके बीच में अटलांटिक महासागर, इसको दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोलते हैं, साउथ अटलांटिक ओशन। इधर आप देखिए ये इंडियन ओशन हो गया, और इसके बाद इधर ये साउथ पैसिफिक ओशन, दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो आप देखिए टोटल जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध है, उस दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा ज़्यादा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसको हम जल गोलार्ध बोलते हैं, यानी कि वाटर हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध क्या हुआ, स्थल गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध क्या हुआ, जल गोलार्ध, यानी कि लैंड हेमिस्फीयर एंड वाटर हेमिस्फीयर। और आपने साथ साथ ये भी देख लिया कि जो स्थल की मात्रा है वो कितना % है और जल की मात्रा है वो कितना % है। ये पूरे ग्लोब पे हमने पढ़ा था। अब हम इसको अलग अलग गोलार्धों के हिसाब से पढ़ लेते हैं। तो हम देखेंगे पूरे जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें स्थल की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन वो 60% पाया जाता है, और जल गोलार्ध में जल की मात्रा 81% पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अभी आज जो मैंने बातें बताई प्रथम श्रेणी के उच्चावच, ये भी आया हुआ है। जल और स्थल का जो पूरी पृथ्वी पर वितरण है वो भी आया है, और अलग अलग गोलार्धों में किस भाग की कितनी मात्रा है वो भी आया है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है कितना %, 60% टोटल का, और यहाँ पर जो जल गोलार्ध है तो उस जल गोलार्ध में जल की कितनी स्थिति है, 81% जो टोटल का है। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग के ही सारे आए हुए हैं। इन चीज़ों को आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारा कवर अप करते हुए चलना है, और इनको हमेशा अपने साथ दिमाग में रखना है जब भी हम चीज़ों को पढ़ेंगे। एक बात और ध्यान रखें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारा हर एक आगे आने वाला स्टेप
बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आने वाले जो भू-आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होगा, क्योंकि इसके बेस पे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और पूरे जो फिजिकल या आप कह सकते हैं लिथोस्फीयर या जियोमॉर्फोलॉजी, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखने, क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले महाद्वीप और महासागर, उनको हम रिलीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं या हम उनकी उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अब हमने देखा कि पूरे ग्लोब पर जल कितना है और स्थल कितना है। उसके बाद हमने देखा कि स्थल जो हमने पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा है, भूमध्य रेखा की स्थिति के अनुसार इक्वेटर के अकॉर्डिंग 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ का जो भाग है वो स्थल, इसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं। दूसरा नाम आप यहाँ लिख लीजिए, इसको हम उत्तरी गोलार्ध भी तो बोलते हैं। कहीं स्थल गोलार्ध के चक्कर में आप उत्तरी गोलार्ध को मत भूल जाना, ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये दक्षिणी गोलार्ध, तो ये कौन सा स्थल गोलार्ध क्यों कहा, क्योंकि इसमें स्थल की मात्रा ज़्यादा है। ये दक्षिणी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध क्यों कहा, क्योंकि इसमें जल की, इसको हमने वाटर हेमिस्फीयर या जल गोलार्ध क्यों कहा, क्योंकि इसमें जल की मात्रा, ये 60% और ये 81% ये आया हुआ है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो महाद्वीप हैं वो लगभग त्रिभुजाकार शेप में फैले हुए हैं, ट्रायंगुलर शेप में फैले हुए हैं, त्रिभुजाकार आकृति में फैले हुए हैं, जिसमें इनका आधार तो उत्तर की तरफ और जो शीर्ष है, यानी कि आप कह सकते हैं इस तरह से फैले हुए हैं। देखिए, ये आधार और ये शीर्ष, यहाँ भी आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं। उत्तर अमेरिका में आप देखिए आधार, ये आधार हो गया उत्तर की ओर और शीर्ष इसका दक्षिण की ओर। दक्षिणी अमेरिका में आधार उत्तर की ओर और शीर्ष दक्षिण की ओर। अफ्रीका में आधार उत्तर की ओर और शीर्ष दक्षिण की ओर। बस ऑस्ट्रेलिया इसका अपवाद है एग्जिप्शन से। ऑस्ट्रेलिया इस नियम को फॉलो नहीं करता है, वो इससे अलग है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, इस पूरे को अगर हम मान लें तो ये पूरा बेस और ये इसका शीर्ष हो गया, एपेक्स हो गया, ठीक है, ज़ेनिथ हो गया। ये कुछ मान्यताएं हैं जिनको मानकर हम, जिनको देखकर हम इनका वितरण को समझते हैं या इनके वितरण को समझने में सहायक ये सब सिद्ध होते हैं। महासागरों के लिए ये बात लागू होती है, लेकिन उनका आधार दक्षिण में माना जाता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से फॉलो नहीं हो पाता, इसलिए मैं उसको बताना नहीं चाह रहा था आपको। इसमें भी हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे यहाँ देख लें आप, ठीक है, यहाँ अलग अलग देख लें, लेकिन ये बहुत अच्छे से फॉलो नहीं होता है। आप महाद्वीपों को माने बस, ठीक। तो आपको 3-4 चीज़ें इसमें याद रखनी है कि इनका जो वितरण है वो कितना कितना है, मतलब जल की स्थिति कितनी है, स्थल की स्थिति कितनी है, और स्थल गोलार्ध में स्थल कितना है, जल गोलार्ध में जल कितना है। अब देखिए, यहाँ हम ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब हमारे आगे काम आने वाला है। स्थल गोलार्ध यानी नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध जो है, उस उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस दक्षिणी गोलार्ध से चेंज हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम अपना क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। फिलहाल इसका अभी हमें उसका यूज़ नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को आपको दिमाग में थोड़ा रखना है कि स्थल और जल की क्या क्या स्थितियाँ हैं, स्थल गोलार्ध क्यों कहते हैं, जल गोलार्ध क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक बात और, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखिए कि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है वो स्थलीय स्थिति रखता है। आपको ध्रुवों के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। साउथ पोल पे आपको बताया अंटार्कटिका, और यहाँ आर्कटिक। ये कैसा है, ये जलीय स्थिति रखता है और ये स्थलीय स्थिति रखता है। मतलब कि पृथ्वी का जो एक ध्रुव है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये कैसी स्थिति रखता है, जलीय, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, एक महासागर है। और पृथ्वी का दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव, जियोग्राफिकल साउथ पोल, कैसी स्थिति रखता है, वो महाद्वीपीय स्थिति रखता है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप।
तो ऐसी स्थिति को हम एंटीपोडल, प्रतिध्रुवस्थ, एंटीपोडल सिचुएशन, प्रतिध्रुवस्थ स्थिति, और इसको आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्लोब में आप देखेंगे महाद्वीप और महासागर यानी जल और स्थल मोस्टली क्या है, एक दूसरे के एंटीपोडल सिचुएशन में स्थित हैं। एंटीपोडल, प्रतिध्रुवस्थ, एक दूसरे के विपरीत स्थिति में होना। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आगे की चीज़ों को समझना है। अब हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति की बात करें या वितरण की बात करें, तो शुरुआत हम करते हैं। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए, जिनमें एक लेफबर्थ और लव थे, जिन्होंने माना कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी उसके बाद पृथ्वी में संकुचन हुए। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी माना इन्होंने कि पृथ्वी जब आग का गोला थी और उसके बाद वो ठंडी होनी शुरू हुई तो उसमें सिकुड़न पड़ी, उसकी सतह पर संकुचन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ और उससे बलन पड़े, फोल्ड पड़े। ठीक है, तो वो फोल्ड के द्वारा या बलन के द्वारा, बलन के की क्रियाओं से क्या हुआ, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये नाम भी था और किसी विद्वान ने इस बात को कहा था, कभी अगर कंपटीशन में मिलता है। दूसरा एक विद्वान थे लोथियन ग्रीन। लोथियन ग्रीन ने समचतुष्फलक सिद्धांत दिया था, टेट्राहेड्रल थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल तो थी लेकिन इस पे जगह जगह पे दबाव लगने शुरू हुए तो ये टेट्राहेड्रल शेप में आ गई, तो उसको लोथियन ग्रीन का समचतुष्फलक सिद्धांत के नाम से कहा जाता है। समचतुष्फलक थ्योरी, लोथियन ग्रीन, यानी कि टेट्राहेड्रल थ्योरी बाय लोथियन ग्रीन। और लेफबर्थ और लव का जो सिद्धांत था वो कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी पे था। बलन, उन्होंने कहा कि बलन पड़े, संकुचन हुआ, सिकुड़न हुई उसकी पपड़ी में, यानी क्रस्ट, जो कल हमने क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ा था, तो क्रस्ट में यानी भूपरपटी में या उसकी पपड़ी में सिकुड़न हुए तो उससे बलन पड़े और बलन से महाद्वीप और महासागर बने। जो ऊंचे उठे भागते महाद्वीप और गहरे वाले महासागर, इस टाइप से कहा। अब इन सारी मान्यताओं के बाद एक विद्वान थे जिनका नाम था F.V. टेलर। F.V. टेलर। यहाँ से चीज़ें हमारी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग शुरू होती हैं। F.V. टेलर इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको कहा गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के ये एकदम अपोज में थे, इन्होंने उसका बहुत विरोध किया और बताया कि सिकुड़न नहीं हुई, सिकुड़न के परिणाम स्वरूप ऐसा नहीं हो सकता, ये जो हुआ है महाद्वीपों में प्रवाह के कारण हुआ है। जो बड़े बड़े स्थलखंड हैं इस पृथ्वी पर, उन पर प्रवाह के कारण हुआ है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका खिसकाव हुआ है। तो इस चीज़ को उन्होंने कहा कॉन्टिनेंटल, इस सिद्धांत को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नाम दिया गया। उसके लिए इन्होंने बताया कि जो महाद्वीप और महासागर की जो स्थितियां थी वो क्या था। फिर से हम ग्लोब बना लेते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, हाँ एक बात और, इनका जो उद्देश्य था वो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति की व्याख्या करना नहीं था, जो तृतीयक युगीन मोड़दार पर्वत थे उनके बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में बताना था। जैसा कि मैंने आपको उस दिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताया था, तो उसमें ये बात समझाई थी कि ये जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जो टर्म्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो काल हम पढ़ रहे हैं, वो सारे कालों के बारे में आगे मिलेगा जिक्र। तो आप देखिए तृतीयक युगीन, टर्शरी पीरियड,
आपने पढ़ा था उसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो जो टर्शरी पीरियड था, उस टर्शरी पीरियड में फोल्डेड माउंटेन बने थे, मोड़दार पर्वत बने थे। तृतीयक युग, तृतीयक जो पीरियड था उसमें मोड़दार पर्वत बने थे। उन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करना इनका उद्देश्य था। वो उद्देश्य लेके ये टेलर जी चले और इन्होंने बताया क्या महाद्वीपों में खिसकाव होता है, यहाँ तक ये पहुँच गए। इसके लिए इन्होंने बताया कि क्रेटेशियस काल, अब देखिए फिर आया टर्म जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में आपको बताया गया था सबसे पहले पैलियोजोइक और उसके बाद मेसोजोइक, ये याद आ रहा होगा। और फिर इनके बताए थे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, फिर ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रेटेशियस। इतना याद आया? ये सारी चीज़ें जितना टाइम स्केल वगैरह जो हम पढ़ चुके हैं वो सब धीरे धीरे आगे यूज़ होगा। तब आपको तुरंत ध्यान देना है कि हम पैलेजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक ये सारा पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये एरा थे और इनके जो इपॉक थे वो इपॉक क्या थे, वो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ये 6 पार्ट मैंने कहा था कि टोटल 16 है। ये 6 पार्ट पैलेजोइक के थे। पैलेजोइक एरा के 6 इपॉक बने थे जो अभी अभी मैंने आपको बताए। उनके बाद इसके कितने थे? इसके 3 बने थे, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रेटेशियस। अब देखिए मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा के क्रेटेशियस इपॉक की बात है ये, जो टेलर ने कहा। ये टेलर ने कहा है, ज़रूरी नहीं सब कुछ एकदम सत्य है, ये टेलर की कही हुई बात को हम पढ़ रहे हैं। टेलर ने ऐसा ऐसा कहा। टेलर ने क्या कहा कि क्रेटेशियस काल में, क्रेटेशियस इपॉक में क्या था, उत्तरी ध्रुव पर एक स्थल भाग था और एक दक्षिणी ध्रुव पर था। यानी एक सुपर कॉन्टिनेंट उत्तरी ध्रुव पर था और एक दूसरा स्थल का बड़ा भाग दक्षिणी ध्रुव पर था। उत्तरी ध्रुव वाले को लॉरेशिया और दक्षिणी ध्रुव वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया। ये नाम आपको याद रखना है। कब ये कहा उन्होंने? क्रेटेशियस काल में। क्रेटेशियस काल में पृथ्वी पर उसके उत्तरी ध्रुव पर एक विशाल भूखंड था जिसका नाम लॉरेशिया था। और दक्षिणी ध्रुव पर गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कब? क्रेटेशियस, क्रेटेशियस काल। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये पूछा जाएगा टेलर के अनुसार कौन सा समय था क्रेटेशियस काल। उत्तरी ध्रुव पे क्या था, दक्षिणी ध्रुव पे क्या था, या उत्तरी ध्रुव पे ये और दक्षिणी ध्रुव पे गोंडवाना लैंड था, ये कब की बात है, या ये इस चीज़ को किसने कहा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो टेलर के सिद्धांत से संबंधित हैं। और टेलर ने क्या सिद्धांत दिया था? महाद्वीपों का प्रवाह सिद्धांत दिया था कि महाद्वीपों में प्रवाह होता है, विस्थापन होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के विरोध में थे। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। टेलर से पहले संकुचन सिद्धांत पर आधारित महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति को समझाया जाता था। टेलर ने आके उस थ्योरी का, उस सिद्धांत का विरोध किया और उसके बाद अपना जो सिद्धांत था, अपनी जो थ्योरी थी वो महाद्वीपों के विस्थापन के आधार पर दी, जिसको उन्होंने नाम दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इनकी थ्योरी में इन्होंने क्या बताया कि जो भूगर्भिक समय था, भूगर्भिक कालखंड था, उस भूगर्भिक कालखंड के क्रेटेशियस काल में उत्तरी ध्रुव पर एक महाविशाल भूखंड था जिसका नाम लॉरेशिया था और दक्षिणी ध्रुव पर एक महाविशाल भूखंड था जिसका नाम गोंडवाना लैंड था। अब एक नई बात और बताई इन्होंने, कहा कि जो महाद्वीपीय भाग था इसको महाद्वीप कहा, बाकी सब महासागर हो गया। पूरी पृथ्वी पर जब 2 ही चीज़ें उस समय थी, एक महाद्वीप और एक महासागर, यानी जल और स्थल।
तो ये यहाँ स्थल भाग, तो दूसरा क्या बचा, जल भाग। अब इनका क्या कहना था कि जो महाद्वीपीय भाग हैं वो सियाल के बने हैं। कल आपने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें सियाल, सीमा, नीफे पढ़ा था। सियाल का क्या मतलब था, सीमा का क्या मतलब था, नीफे का क्या मतलब था। तो इन्होंने इसको इसी तरह से स्टार्ट किया और कहा कि जो ये महाद्वीपीय भाग हैं वो सियाल के बने हैं, सियाल, सियाल के बने हैं। और महासागरीय भाग जो है वो सीमा, सीमा। साथ में एक कंडीशन और जोड़ी, जो सियाल वाला भाग है वो सीमा पर तैर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्रेटेशियस काल में, टेलर ने बताया, क्रेटेशियस काल में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर एक विशाल भूखंड था जिसका नाम लॉरेशिया था, और जो दक्षिणी ध्रुव था उस पर एक विशाल भूखंड था जिसका नाम गोंडवाना लैंड था। और जो महाद्वीपीय भाग था वो सियाल का बना हुआ था, और जो महासागरीय भाग था वो सीमा का बना हुआ था। और सियाल का जो भाग है, यानी महाद्वीपीय भाग का जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है। ये स्थिति इन्होंने बताई, यहाँ से अपनी बात को शुरू किया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि इनमें गति उत्पन्न हुई, इनमें खिंचाव हुआ, किसमें, इस लॉरेशिया में और गोंडवाना लैंड में। ठीक है, स्ट्रेचिंग हुई, इनमें खिंचाव हुआ और विभंजन हुआ, ये टूटने लगे, स्प्लिटिंग हुआ। किस कारण हुआ, इन्होंने कहा कि इनमें गति उत्पन्न हुई पश्चिम की तरफ और भूमध्य रेखा की तरफ। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि जब भी हम यहाँ दिशा की बात करते हैं तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं, पश्चिम की तरफ। देखिए आप पश्चिम की तरफ, यहाँ अगर कुछ है तो वो इधर जाएगा तो पश्चिम कहा जाएगा, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं और ये ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा एरो क्यों बनाया, पश्चिम की तरफ और भूमध्य रेखा की तरफ, यानी इनको जाना सीधे ऐसे था, ऐसे। लेकिन जो बल, जिस बल के कारण ये चल रहे थे कि इनमें खिंचाव उत्पन्न हुआ, उसके कारण क्या हुआ, इनकी दिशा थोड़ी सी बदली और वो क्या हो गई, भूमध्य रेखा की तरफ भी रही और पश्चिम की तरफ भी रही। इसलिए वो कुछ ऐसे आप कह सकते हो। और इस किस बल के कारण ये हुए, इस बल को इन्होंने ज्वारीय बल कहा, ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स। अब पूरी बात समझ में आ गई। टेलर के अकॉर्डिंग क्रेटेशियस काल में नॉर्थ पोल पे लॉरेशिया नाम का भूखंड था, दक्षिणी ध्रुव पर गोंडवाना लैंड नाम का भूखंड था, और इनमें ये सियाल के बने हुए थे और सीमा पर तैर रहे थे। और भूमध्य रेखा की तरफ तथा पश्चिम की तरफ इनकी गति हुई, और वो गति यानी खिंचाव हुआ, और वो खिंचाव किसके कारण हुआ, ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स के, चंद्रमा सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उसके जो ज्वार टाइड्स बनते हैं उसके कारण इसमें गति उत्पन्न हुई। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हुआ आगे, जब इसमें खिंचाव हुआ तो ये टूटेगा, और टूटेगा तो क्या होगा, अलग अलग टुकड़ों में बटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा। तो जब छोटे टुकड़ों में बटा, कौन, ये वाला पार्ट लॉरेशिया, तो क्या बना, बेफिन की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद डेविस जलडमरू मध्य और लेब्राडोर सी और आर्कटिक सी, यानी बेफिन की खाड़ी। अब आप देखिए वर्ल्ड रीजन स्टडी, आज इस टॉपिक में अब तक जितना पढ़ाया गया है वो सब कुछ काम आ रहा है, ये चीज़ आप देख रहे होंगे। इसलिए आपको हर चीज़ को साथ साथ कवर करते हुए चलना है। आप देखिए जब लॉरेशिया टूटा तो क्या बना, बेफिन की खाड़ी, डेविस जलडमरू मध्य या डेविस स्ट्रेट, जलडमरू मध्य मतलब स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट और बेफिन की खाड़ी। ये सब कहाँ हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में, लेब्राडोर सी और आर्कटिक सी। अब आप देखिए ये सब उत्तरी गोलार्ध में हो रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में आप देखिए यहाँ कहीं ये सब होना चाहिए। आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा, ये है डेविस स्ट्रेट। ये जो कनाडा के नॉर्थ में ये वाले जो आइलैंड्स हैं सारे,
ये इसको बेफिन आइलैंड्स बोलते हैं, बेफिन आइलैंड, और ये ग्रीनलैंड, इनके बीच का जो पानी का भाग है वो क्या है, डेविस स्ट्रेट। इसका मतलब कि ये सब जुड़ा हुआ था, सारा पार्ट जुड़ा हुआ था। और दूसरा क्या बताया, बेफिन की खाड़ी, देखिए ये बेफिन की खाड़ी, इसकी भी स्थिति यही है, बेफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच यहाँ बेफिन की खाड़ी। लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सी, ये रहा लैब्राडोर सी, यहाँ देखिए लैब्राडोर का पठार, लैब्राडोर प्लेटू, ये वाला कैनेडियन शील्ड, ये पूरा कैनेडियन शील्ड, इसमें लैब्राडोर प्लेटू, लैब्राडोर का पठार, और लैब्राडोर के पठार से बिल्कुल सटा हुआ जो समुद्र का जो जल राशि है वो क्या है, लैब्राडोर सी। और बाकी का पार्ट आप आर्कटिक जान ही रहे हैं। तो यहाँ पे ये 3-4 नाम आपको नए नए मिले जो आपको ध्यान रखने हैं। जो कहाँ किसने बताया, टेलर ने बताया कि जब लॉरेंशिया टूटा, लॉरेंशिया में जब खिंचाव हुआ तो उस खिंचाव के परिणाम स्वरूप क्या क्या बना, ये बेफिन की खाड़ी बनी, बेफिन बे, डेविस स्ट्रेट बना, लैब्राडोर सी बना और आर्कटिक सी बना। इस तरह से आपको रीजनल स्टडी को अप्लाई करना है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि दुनिया की सैर करेंगे, तो ये दुनिया की सैर हो रही है, सारे महाद्वीप हम लोगों ने पढ़े, सारे महासागर देखे, और अब धीरे धीरे हम इनके अंदर छोटी छोटी चीज़ें और क्या छुपी हुई हैं जिन पे डायरेक्ट हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है, तो वो चीज़ें भी हमें समझनी है, पढ़नी है कैसे है, क्योंकि हम महाद्वीप और महासागरों का वितरण पढ़ रहे हैं, उनकी उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, उनका वर्तमान स्वरूप, उनके प्राचीन स्वरूप से वर्तमान, प्राचीन देखिए आप क्रेटेशियस में क्या बताया टेलर ने, ये स्थिति थी, और आज आप देख रहे हैं कि हम होलोसीन में चल रहे हैं, होलोसीन में तो चल रहे हैं, होलोसीन में ये वाली स्थिति है। तो अब मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो टेलर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली मुझे लगता है उसको कर देंगे। 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिए कि वो आए हुए हैं। अच्छा, अब ये तो लॉरेंशिया की बात हो गई। अब गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड टूटा तो क्या क्या बना, गोंडवाना लैंड के टूटने से बना ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये वाला। देखिए एक बात और, हिंदी इंग्लिश की जो बात, हिंदी में आप खाड़ी ही कहेंगे, लेकिन अंग्रेजी में बे, गल्फ और बाइट। तो ये आज आपका होमवर्क है, आप ढूंढेंगे डिफरेंस, बे, गल्फ और बाइट, इनमें क्या डिफरेंस होता है। कभी कहते हैं हम कि गल्फ, कभी हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है, कभी बे ऑफ बंगाल, कभी कहते हैं ऑस्ट्रेलियन बाइट, कभी हम कहते हैं गल्फ, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, बे ऑफ बंगाल और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और हिंदी में आप इनको तीनों को खाड़ियाँ ही कहेंगे, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है गल्फ क्या है, बे क्या है, बाइट क्या है, इनके क्या डिफरेंस है। तो अब आप देखिए कि ऑस्ट्रेलियन बाइट की बात की और रॉस सी की बात की। रॉस सी यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप के पास में आप देखेंगे। तो इसका मतलब ये सब जो चीज़ें आपने देखी वो कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव के आसपास, यानी गोंडवाना लैंड के टूटने से हुआ। और ये जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई वो कहाँ थी, ये इसके लॉरेंशिया के टूटने से बनी। तो टेलर का सिद्धांत मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हाँ, एक बात इन्होंने और बताई कि जब इनमें खिंचाव हुआ विषुवत रेखा की तरफ ये चले, यहाँ से इधर से गोंडवाना और यहाँ से लॉरेशिया, तो इनके बीच में जहाँ जहाँ अवरोध आए, कोई रुकावटें आईं चट्टानों से संबंधित, तो उन रुकावटों के कारण इनमें क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ। जैसे काकेशस पर्वत बताया, उसके अलावा हिमालय, ठीक। तो अब काकेशस, हिमालय, इनकी स्थिति भी आप देख लें। हिमालय को तो सभी जानते हैं, ये इधर से आ रहा है हिमालय, और यहाँ काकेशस पर्वत यहाँ ये रहा, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में काकेशस पर्वत। एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, वो आपको आगे बताऊंगा क्या रखता है, फिलहाल आप उसकी लोकेशन को ध्यान रखें। तो टेलर ने एक बात, अंतिम बात क्या बताई थी कि जब इनमें गति उत्पन्न हुई, खिंचाव हुआ और इनके आगे कोई रास्ते में अवरोध आए, तो उन अवरोधों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पर्वतों की उत्पत्ति हुई, जो हिमालय या काकेशस ये सब माउंटेन कहलाए। उसके बाद यहाँ तक तो टेलर की बात खत्म हो गई। नेक्स्ट जो इसमें आता है, इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि ज्वारीय बल, बाकी की चीज़ें तो एक बार को मान भी ली जाए, लेकिन जो टाइडल फोर्स है, ज्वारीय बल है, वो ज्वारीय बल इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि वो इस
इन चीज़ों में इतना खिंचाव या इनमें विभंजन या इसमें फ्रैक्चर या इसमें फॉल्टिंग कर पाए और इनको तोड़ पाए। तो इसलिए ये इनकी आलोचना भी है कि इन्होंने जो बल बताया वो इतना शक्तिशाली नहीं होता है। तो इसी सिद्धांत को, इसी बात की व्याख्या, विस्तृत व्याख्या एक जर्मन मौसमविद थे, मौसम विज्ञानवेत्ता थे, जिनका नाम था वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो सिद्धांत आज ज़्यादा फेमस है। नाम उसका भी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत ही है, और उसको कंप्लीट जो नाम दिया गया है वो वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कहा गया है। वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेगनर। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो 1912 में प्रस्तुत किया गया। ये पूछा गया है कई बार, इसका ईयर भी और ये सिद्धांत भी। और अभी मैंने आपको बताया कि ये वेगनर क्या थे, एक जर्मन मौसमविद थे या जलवायु विज्ञानवेत्ता भी आप इनको कह सकते हैं। जलवायु का अध्ययन, जलवायु के विशेषज्ञ थे, जलवायु को स्टडी कर रहे थे ये विश्व स्तर पर। टेलर का क्या था, उनका जो टारगेट था वो तृतीयक युगीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करना था। और वेगनर का उद्देश्य क्या था, इन्होंने विभिन्न जलवायु कटिबंधों का अध्ययन किया। जलवायु कटिबंध आप फर्स्ट डे पीरियड में चले जाइए और आपको इसको मिटा दूं, कर लिया होगा आपने। वेगनर ने विभिन्न जलवायु कटिबंधों का अध्ययन किया। अब आप देखिए इक्वेटर, और यहाँ से आप कर सकते हैं ये डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स हो सकते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये इक्वेटर। अब देखिए आपको मैंने एक बार बताया था कि यहाँ 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, और ये आप इसको मान लीजिए 66 डिग्री 30 मिनट साउथ, और ये 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, और ये 90 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री साउथ। ये टोटल हमारे पास इतनी कंडीशन, इतना ये तो हमेशा माइंड में रहना चाहिए कि ये स्थिति है, और इस स्थिति पर सन रेज का एंगल कहाँ कहाँ कैसा पड़ेगा। तो उसी चीज़ को आपको बताया था, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीज जोन, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अलग अलग जलवायु कटिबंधों का इन्होंने अध्ययन किया। तो इन्होंने देखा कि विभिन्न स्थानों पर जलवायु की स्थिति विभिन्न प्रकार की मिल रही है, और एक अलग स्थान पर, एक अलग प्रकार की जलवायु के स्थान पर दूसरे अलग प्रकार की जलवायु में उत्पन्न हुई चट्टानें या विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ या और विभिन्न प्रकार के जो जीवावशेष हैं वो प्राप्त हो रहे हैं, जिससे इन्होंने ये अनुमान लगाया कि या तो यह है ऐसे कि स्थलखंड स्थिर है और जलवायु कटिबंध बदल रहे हैं, या जलवायु कटिबंध स्थिर हैं, स्थलखंड बदल रहे हैं, स्थलखंडों की स्थिति बदल रही है। इस चीज़ को का विचार करते हुए इन्होंने अपने सिद्धांत को, अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि महाद्वीपों में प्रवाह होता है या उनमें विस्थापन होता है। ठीक, तो अब जो इनकी जो संकल्पना थी वो संकल्पना एक और चीज़ थी। विभिन्न जो महाद्वीपों के बारे में आपको मैंने बताया, इनके बारे में भी अध्ययन किया गया, इनकी चट्टानों का अध्ययन किया गया, इनके जो कोस्टल पार्ट्स हैं उनका अध्ययन किया गया, और उनका अध्ययन करने से ये पाया गया कि इन सबको एक साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इनको यूनिफॉर्म बनाया जा सकता है, एक समरूपता इनमें बनाई जा सकती है, एक समरूपता इनमें दी जा सकती है, इन सब टुकड़ों में, सारे हिस्सों में, सारे भूखंडों में। ये किसने कहा? वेगनर ने इस बात को बताया।
और इसी चीज़ को सबसे पहले 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता जिसका नाम था अब्राहम ऑर्टेलियस, अब्राहम ऑर्टेलियस, अब्राहम ऑर्टेलियस 1596 में इसने बताया कि जितने भी ये स्थलखंड हैं इनको जोड़कर एक किया जा सकता है। सबसे पहले इसने इस बात को बताया और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए वेगनर ने फिर इन चीज़ों को बताया कि जितने स्थलखंड हैं वो सारे के सारे एक साथ उनको जोड़ा जा सकता है। अब वेगनर ने अपनी बात कही और क्या बताया कि पूरा जो हमारे पास ग्लोब है, इस ग्लोब पर कार्बोनीफेरस काल, ठीक है, कार्बोनीफेरस काल। देखिए टेलर ने क्रेटेशियस बताया था और वेगनर ने कार्बोनीफेरस बताया। वेगनर ने कहा कि कार्बोनीफेरस काल में जो समस्त स्थलखंड है, पूरी पृथ्वी पर जितने भी स्थलीय भाग जो दिखाई दे रहा है वो सब एक पिंड के रूप में स्थित था, जिस पिंड को इन्होंने क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। पेंजिया नाम दिया। फिर से समझ लीजिए, वेगनर ने अपने सिद्धांत में बताया कि कार्बोनीफेरस काल में समस्त पृथ्वी का, समस्त ग्लोब का जितना भी पार्ट है, जितना भी स्थल है, वो सारा का सारा स्थलखंड एक विशाल महाद्वीप के रूप में, एक विशाल भूखंड के रूप में, एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में स्थित था, जिसको नाम क्या दिया? उसको नाम इन्होंने दिया पेंजिया। और कब ऐसा बताया? कार्बोनीफेरस काल, कार्बोनीफेरस काल, कार्बोनीफेरस काल। इन समय कालखंड, इन सब का आपको विशेष ध्यान रखना है। टेलर ने क्रेटेशियस बताया था, इन्होंने कार्बोनीफेरस बताया। टेलर ने अपनी बात को शुरू किया कि दोनों ध्रुवों पे कुछ बताया। इन्होंने कहा कि एक विशाल भूखंड था, सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा गया है उसको, या इसको हम क्या कह सकते हैं, एक बड़ा महाद्वीप भी कह सकते हैं, जिसको पेंजिया नाम दिया गया। और इस पेंजिया के चारों तरफ जो महासागर था, जो जलीय राशि थी, उसको पेंथालसा कहा। पेंथालसा या पेंथालसा, पेंथालसा। पेंजिया का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी और पेंथालसा का मतलब होता है जल ही जल। आप लिख लीजिए चाहे कहीं पे, पेंजिया का मतलब हुआ संपूर्ण पृथ्वी, याद करने में आपको आसानी रहेगी, संपूर्ण पृथ्वी। और पेंथालसा का मतलब हुआ, पेंथालसा का मतलब हुआ जल ही जल। ठीक है, वेगनर ने अपनी बात को स्टार्ट करते हुए कहा कार्बोनीफेरस काल में समस्त स्थलखंड जो था वो सारा का सारा स्थलखंड एक बड़े भूभाग के रूप में अवस्थित था, लोकेटेड था, और उसमें उसके जिसको पेंजिया कहा गया, उसके चारों तरफ विशाल जलराशि थी। अब आप देखिए कि अगर इस सारे महाद्वीपीय भाग, सारे स्थलखंड को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो वो सब एक साथ इकट्ठा होगा, उसके चारों तरफ जल ही जल हो जाएगा। तो वो स्थिति क्या थी? पेंजिया और पेंथालसा की थी। और कब थी? कार्बोनीफेरस काल में थी। अब आप देख लीजिए कि कार्बोनीफेरस कहाँ पे आ रहा है? पैलियोजोइक, मेसोजोइक। पैलियोजोइक में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डिवोनियन, फिर कार्बोनीफेरस, और उसके बाद पर्मियन। यानी कि पैलियोजोइक से मेसोजोइक में जैसी एंट्री होगी तो क्या हुआ? सेकेंड लास्ट हुआ कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस काल का कोयला, याद आ रहा है? तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ साथ जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है, उस टाइम स्केल के साथ साथ घटनाओं को हमें मैच करना है। तो क्रेटेशियस, कार्बोनीफेरस, टर्शरी पीरियड, ये सारी चीज़ें आज आपके सामने आई। अभी और कुछ भी आगे आएगा तो वो भी आपको ध्यान देना है। तो फिलहाल इतनी बात आपको याद रखनी है कि जो कार्बोनीफेरस काल था, उस कार्बोनीफेरस काल में
पेंजिया एक विशाल भूखंड स्थित था, उस विशाल भूखंड को पेंजिया नाम दिया गया। उसके चारों तरफ महासागर था, उस महासागर को पेंथालसा कहा गया। अब कार्बोनीफेरस काल से ट्रियासिक काल, कार्बोनीफेरस जो टाइम पीरियड था उस कार्बोनीफेरस टाइम पीरियड से लेकर ट्रियासिक काल। अब आप फिर से समझ लीजिए, कार्बोनीफेरस क्या था, सेकंड लास्ट किसका, पैलियोजोइक का। और उसके बाद जैसे मेसोजोइक में आते हैं तब क्या बनता है, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रेटेशियस। फिलहाल दो में ही हमारा सारा काम चल जा रहा है, पैलियोजोइक और मेसोजोइक। लास्ट से हम चल रहे हैं, यानी प्राचीन से नवीन की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे प्राचीन क्या था, पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और कार्बोनीफेरस और पर्मियन। उसके बाद जब मेसोजोइक शुरू होता है तो ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रेटेशियस। तो अब आप देखिए कि कार्बोनीफेरस से काल से शुरू हुआ, ये पेंजिया की स्थिति थी। कार्बोनीफेरस काल से ट्रियासिक काल तक पेंजिया में क्या हुआ, गति उत्पन्न हुई, आप कह सकते हैं खिंचाव उत्पन्न हुआ, या वो उसने टूटना शुरू किया, या वो टूटा, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो कार्बोनीफेरस काल से लेके और ट्रियासिक काल तक पेंजिया का विभाजन हुआ, और उस विभाजन में जो उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग को लॉरेशिया या अंगारा लैंड कहा गया, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। पेंजिया टूटा, पहले एक स्थलखंड था, फिर ये टूटा। टूटने के बाद क्या हुआ, उस चीज़ को, ये आप इसके डायग्राम बनाएंगे तो पहली स्थिति में क्या बनाएंगे, एक पूरा पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी में एक बड़ा भूभाग, और उस भूभाग को पेंजिया नाम देंगे, और इसके आसपास जो महासागर है उसको पेंथालसा नाम देंगे। अब जब पेंजिया टूटा तो पेंजिया टूटने के बाद क्या हुआ, इसके दो टुकड़े हुए। दो टुकड़ों में जो उत्तर वाला टुकड़ा था और एक दक्षिण वाला टुकड़ा, थोड़ा सा और ऐसे बना लीजिए, और ये अब आप देखिए दो टुकड़ों में टूटा, जिसको अंगारा लैंड या लॉरेशिया, अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड। पेंजिया टूटा, क्या हुआ, लॉरेशिया बना और गोंडवाना लैंड बना। अब आप देखिए कि पहले एक ही स्थलखंड था तो उसके चारों तरफ पानी था, तो एक स्थलखंड और एक ही पानी, जिसको पेंजिया और पेंथालसा कहा। अब आप देखिए जब स्थलखंड टूटा, टूटने के बाद दो टुकड़े हुए, तो जब दो टुकड़े होंगे तो उनके बीच में भी पानी का एक विस्तार हो जाएगा, एक परत आ जाएगी उनके बीच में, जो गैप आएगा उनमें, उस गैप में पानी भरेगा। तो उस गैप को, यानी ये गैप कैसा था, नैरो भी था, शैलो भी था, यानी छिछला भी था, उथला भी था, संकीर्ण भी था। और इस छिछले उथले संकीर्ण सागर का एक नाम दिया गया, वो नाम दिया गया टेथिस सी। टेथिस सी। पेंजिया टूटा, पेंजिया टूटने से लॉरेशिया या अंगारा लैंड बना, और उसके बाद ये गोंडवाना लैंड बना, और इनके बीच में जो पानी भरा उस पानी को क्या कहा गया, टेथिस सागर या टेथिस सी कहा गया। जो टेथिस सी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये भी कह सकते हैं कि आप उसी टेथिस सी में बैठे हुए हैं, यानी टेथिस जियोसिंक्लाइन था वो, टेथिस भूसन्नति थी, और वो वर्तमान इस स्थिति तक कैसे पहुंची ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये टेथिस सी का नाम ध्यान रखना है। जब पहला विखंडन हुआ, जो पेंजिया है वो टूटा, पेंजिया टूटने के बाद जब पेंथालसा में कुछ चेंज आया तो क्या आया, वो पहला जो सागर बना वो टेथिस सागर बना, टेथिस सी बना। अब आप देखिए इसके बाद जुरैसिक काल, जुरैसिक काल में गोंडवाना लैंड टूटा। गोंडवाना लैंड कौन सा है, ये वाला, कहाँ स्थिति है, दक्षिण में। कालखंड भी साथ साथ चल रहे हैं, कार्बोनीफेरस, ट्रियासिक, अब जुरैसिक। जुरैसिक काल में क्या हुआ, ये गोंडवाना लैंड टूटा।
और गोंडवाना लैंड टूटने से क्या क्या बना, ये दक्षिण की सारी चीज़ें बनी। दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका का भाग, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया। आप देख सकते हैं ये सारा दक्षिण का जो भाग है वो किसका हिस्सा है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि प्रायद्वीपीय भारत उसको क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड का, एंशियंट रिजिड मास, प्राचीन दृढ़ भूखंड। और प्राचीन दृढ़ भूखंड क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग। जहां आप रहते हैं गंगा बेसिन, ये प्राचीन दृढ़ भूखंड नहीं है, ये नवनिर्मित भाग है, नवीन निर्मित ये सारा जो सेडिमेंटेशन हुआ है, साधन हुआ है, वो सब नवीन है। और ये क्या है, ये सब प्राचीन है। ठीक है, तो ये किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। तो जब गोंडवाना लैंड टूटा, कब टूटा, जुरासिक काल में। जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड टूटा और क्या बना, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन चीज़ों को इस तरीके से समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। मेडागास्कर, मेडागास्कर देखिए, मेडागास्कर की स्थिति ये है। मेडागास्कर अफ्रीका, और अफ्रीका के ईस्टर्न में ये जो एक पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है, मेडागास्कर। तो आप देख सकते हैं जब गोंडवाना लैंड टूटा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर, ये सारी चीज़ें बनी। इसी तरह से हम आगे इसके बारे में, जब अंगारा लैंड टूटा तब क्या बनेगा, तब आप देख लीजिए। अंगारा लैंड या लॉरेशिया की बात करें तब क्या क्या बना, तो उसमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप, एशिया, ये इतने सारे चीज़ें बनी। गोंडवाना लैंड टूटा तो क्या क्या बना, और अंगारा लैंड या लॉरेशिया टूटा तब क्या क्या बना। ये चीज़ें समझ में आ रही है, ध्यान रखना इन सब चीज़ों के बारे में। अब एक बात और, ये तो थी महाद्वीपों की स्थिति, साथ साथ महासागर भी तो इनमें बनेंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसको हम और जब डायग्राम बनाएंगे आप, तो इसको थोड़ा सा और देख लीजिए। पहले आपने क्या तोड़ा, गोंडवाना लैंड तोड़ा, तो देखिए बना साउथ अमेरिका और अफ्रीका, मेडागास्कर और ये प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया। अब आप देखिए इनके बीच में गैप भी तो आ रहा है, इनके बीच में गैप आया, ये गैप आया तो क्या बना, पानी भरा, जल भरा। उस भाग में इसके बीच में जल भरने से क्या हुआ, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। अभी तक सबसे पहले पेंजिया था, पेंजिया टूटा, पेंजिया टूटने के बाद उसके दो भाग हुए, लॉरेशिया और गोंडवाना, और लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में जो जल राशि आई उसको क्या कहा गया, टेथिस सी। और उसके बाद जब गोंडवाना लैंड टूटा, तो गोंडवाना लैंड टूटने के बाद आप देखिए 4-5 टुकड़े इसमें दिखाए हैं, तो इन टुकड़ों में जब अब ये दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जब ये अलग अलग हुए, इनके बीच में जब गैप आया, तो उसमें जो जल राशि आई उसको आप देखिए, ये पूरा अटलांटिक महासागर है और ये भूमध्य रेखा से दक्षिण का हिस्सा है, इसलिए हम इसको क्या कह दिया, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, साउथ अटलांटिक ओशन। और यहाँ से जब ये तीनों अलग अलग हुए तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या बना, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि महाद्वीप जब ये जो बड़े बड़े भाग हैं ये टूट रहे हैं तो किस तरीके से महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हो रहा है। अब आप देखिए नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, इसमें आपने यहाँ देखा कि नॉर्थ अमेरिका और आपका ये यूरोप का हिस्सा, इसको तो आप ऐसे ही बना देंगे क्योंकि बाद में बहुत सारी चीज़ें जुड़ेंगी आके। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, इनके बीच में भी तो गैप आया। आप देखिए नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, इनके बीच में गैप आया, तो उस गैप में भी पानी भरा। और ये क्या है, भूमध्य रेखा से उत्तर का हिस्सा, इसलिए इसको क्या कह दिया, नॉर्थ अटलांटिक ओशन।
अब ये सारी चीज़ें इनमें गति जब इधर हो रही है तो क्या हो रहा है, ये पूरा गैप आ गया, इस पूरे गैप को आपने सीधा सीधा नाम बोल दिया अटलांटिक महासागर, जो अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा फैला हुआ है, आप यहाँ इसको देख सकते हैं। ठीक, तो ये वेगनर ने कुछ बातें थी जो कहानी की तरह आपने अभी समझ ली कि कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ। ये पूरा स्थलखंड एक था जिसको पेंजिया कहा, उस पेंजिया एक महाद्वीपीय खंड था, उसके चारों तरफ पेंथालसा महासागरीय भाग था। पेंजिया का विखंडन हुआ कार्बोनिफेरस से ट्रियासिक काल तक, वो विभंजन चलता रहा। उसके बाद दो टुकड़े हुए, दो टुकड़ों में एक टुकड़ा आपका लॉरेशिया या अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड बना। अंगारा लैंड जब टूटा तो आपने देखा उनके बीच में गैप आया, उसको टेथिस सागर कहा गया। अंगारा लैंड टूटा तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बने। गोंडवाना लैंड टूटा तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर बने। इनके बीच में जैसे जैसे गैप आया वहाँ उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इन सभी का निर्माण हुआ। और इन्हीं के विस्थापन से रॉकीज़ और एंडीज़ पर्वत, ये इन पर्वतों का निर्माण भी हुआ। ये सब बातें वेगनर ने अपने सिद्धांत में कही हैं। अब इस बात को सही कैसे माना जाए, इसके संबंध में वेगनर ने, उससे पहले हाँ एक बात और, वेगनर ने कुछ बल बताए कि किन बलों के कारण ये ऐसा हुआ। इससे पहले जो टेलर थे, टेलर ने कहा कि ज्वारीय बल था, ज्वारीय बल के कारण ऐसा हुआ, इन महाद्वीपों में खिसकाव हुआ। वेगनर ने भी कुछ हद तक इस चीज़ को माना कि जो ज्वारीय बल है, टाइडल फोर्स है, चंद्रमा सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण टाइडल फोर्स उत्पन्न होता है। एक तो फोर्स ये है, दूसरा है पोलर फ्लीइंग फोर्स, ध्रुवीय फ्लीइंग फोर्स, जो पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न होता है। तो वेगनर ने इन दोनों बलों को इस महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी बताया, जो कि सर्वमान्य नहीं हो पाया, क्योंकि वो बल भी इतने स्ट्रांग नहीं है जो इन महाद्वीपों में विस्थापन कर सके। ठीक, अब वेगनर ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुछ साक्ष्य बताए, कुछ एविडेंसेस दिए कि कैसे, क्यों उनकी बात को सही माना जाए, या कैसे हम जो इन्होंने विस्थापन की बात कार्बोनिफेरस काल से लेकर वर्तमान काल तक कही कि महाद्वीपों का स्वरूप किस प्रकार था और आज किस प्रकार का है, उसके लिए इन्होंने कुछ प्रमाण दिए कि इन प्रमाणों के आधार पे हम मान सकते हैं कि महाद्वीप कभी एक साथ एक स्थलखंड के रूप में रहे होंगे। जिन प्रमाणों में हमारा सबसे पहला जो प्रमाण आता है वो हम अटलांटिक महासागर के तटों के बारे में अगर स्टडी, आप देखिए अटलांटिक महासागर ये, इसका एक तट ये यूरोप और अफ्रीका वाला और दूसरा तट इसका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला। अब आप देखिए कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों, यहाँ की चट्टान की स्टडी की और यहाँ की चट्टान की स्टडी की, दोनों चट्टानें एक जैसी मिली। तो उससे क्या सिद्ध हुआ कि ये स्थलखंड और ये स्थलखंड कभी आपस में एक साथ रहे होंगे। तो चट्टानों की स्टडी भी की। दूसरा एक पजल होता है, जिक्सा पजल, जिक्सा फिट। जिक्सा फिट का मतलब मैं आपको भी समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये डस्टर है या कोई भी मेरे पास चीज़ है, उसको मैं तोड़ दूँ और तोड़ के फिर उसको जोड़ के दोबारा उसी स्वरूप में लाने की कोशिश करूँ, तो वो क्या हुआ, उसको वेगनर ने जिक्सा फिट कहा। जिक्सा फिट का मतलब आप फिर से समझ लीजिए, जिक्सा फिट, ये जिक्सा फिट इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है जिक्सा फिट। बड़ा बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, जिग सा फिट। कैसे फिट हो रहा है, आप देखिए, ये जो साउथ अमेरिका है इसको आप अफ्रीका के साथ यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये स्थिति लगभग ऐसे वाली बन रही है। और अफ्रीका का क्या है, ये अफ्रीका यहाँ, इसको अगर हम ऐसे ले आएँ तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, जिक्सा फिट कहेंगे। आप देखिए मेडागास्कर, अफ्रीका में यहाँ थोड़ा सा ये गैप जैसा दिखाई दे रहा है और मेडागास्कर में उभार है। अफ्रीका में आप देखेंगे तो अफ्रीका में कुछ इस टाइप का मैप बनता है इसका। अफ्रीका में ये स्थिति ऐसे और ये ऐसे बन रही है, और मेडागास्कर में क्या हो रहा है, मेडागास्कर में ऐसे उभार आ रहा है।
इसको उठाकर यहाँ लगा दें तो ये फिट हो जाएगा इसके साथ। मेडागास्कर, यहाँ आप देखेंगे स्कैंडिनेविया में, डेनमार्क को हम स्कैंडिनेविया के इस भाग में अगर यहाँ लगा दें तो ये फिट हो जाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को क्या कहा गया, जिग्सॉ फिट। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, इनको भी मिला दें तो ये आपस में मिल जाएंगे। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इनको मिला दें तो ये आपस में मिल जाएंगे। तो ये सारा क्या हुआ, जिग्सॉ फिट पजल हो गया। इसमें हम जो महाद्वीपों के अलग अलग टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को मिलाकर एक साथ एक रूप में जोड़ सकते हैं, ऐसा वेगनर ने बताया। और इस बात की पुष्टि इन तथ्यों से भी हुई कि जो हमारे ये दक्षिणी अमेरिका का जो भाग है, इसमें ब्राज़ील में सोने के निक्षेप मिले और वही सोने के निक्षेप यहाँ घाना में मिले, जो अफ्रीका में है, और ये साउथ अमेरिका में है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ के निक्षेप एक जैसे मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कभी न कभी ये जो स्थलखंड हैं वो एक साथ रहे होंगे। भूगर्भिक दृष्टि से मैंने आपको बता दिया कि चट्टानों में समरूपता दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि महाद्वीप जो इस समय अलग अलग स्थिति में आपको दिखाई दे रहे हैं वो कभी न कभी एक साथ जुड़े रहे होंगे। दूसरा, एक टिलाइट निक्षेप मिलता है। टिलाइट निक्षेप, टिलाइट हिंदी अंग्रेजी टिलाइट ही कहेंगे आप उसको। टिलाइट निक्षेप जो हिमानी से बनता है, उनको अध्ययन करने पर भी हमें पता चला कि जो महाद्वीप है सारे अलग अलग, वो किसी न किसी समय एक साथ जुड़े रहे थे। उसके अलावा एक जीव है लेमूर। लेमूर भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका, यहाँ इन तीनों को जोड़ के एक लेमूरिया स्थान बना दिया गया। लेमूर, यहाँ भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका, ये तीनों कहाँ थे, कभी ना कभी एक साथ थे, यानी गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि ये जो महाद्वीप के आज वर्तमान जो स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है वो कभी ना कभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। एक ग्लोसोप्टोरस वनस्पति की बात होती है। ग्लोसोप्टोरस भी आप लिख सकते हैं, ग्लोसोप्टोरस वनस्पति, ग्लोसोप्टोरस वनस्पति। ये भी दक्षिण अफ्रीका, भारत, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। फॉकलैंड, देखिए बाकी के सारे नाम तो आपको सुने हुए लग रहे होंगे, लेकिन फॉकलैंड की बात करेंगे तो यहाँ, ठीक है, फॉकलैंड। तो ये भी कहाँ का हिस्सा है, दक्षिणी भाग का ही हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है फॉकलैंड। तो फॉकलैंड दक्षिण, यहाँ की बात करें, भारत की बात करें तो यहाँ सब में भी क्या हो रहा है, आपको ग्लोसोप्टोरस वनस्पति मिल रही है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो महाद्वीप आज हमें दिखाई दे रहे हैं वर्तमान स्वरूप में, वो कभी न कभी एक स्थलखंड के रूप में विद्यमान थे। एक छोटा जीव होता है जिसका नाम है लेमिंग जीव, लेमिंग जंतु। बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं। स्कैंडिनेविया ये, जिसमें आपका नॉर्वे और स्वीडन और फिनलैंड को भी जोड़ दें तो फिनो स्कैंडिनेविया बन जाता है। ठीक है, रीजनल स्टडी को आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं पूरी तरह से, आप देख रहे हैं दुनिया की सैर आप कर रहे हैं। आप कहाँ पहुँच गए, आप नॉर्वे पहुँच गए। नॉर्वे और स्वीडन, इनको मिला के ये जो पार्ट बनता है वो स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियन ये लिखा है, ठीक है, स्कैंडिनेविया में एक लेमिंग जीव रहता है जो बहुत अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की तरफ भागने लगता है, वेस्ट इधर आने लगता है, और इधर आकर क्या होता है, नॉर्वेजियन सी में गिर जाता है और मर जाता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है पहले से स्थल भाग पे, क्योंकि ये सब एक साथ जुड़ा हुआ था, तो वो स्थल भाग में जाने की आदत थी उसकी। लेकिन यहाँ पे अब स्थल भाग नहीं रहा तो ये क्या करता है, समुद्र में गिर जाता है। लेमिंग एनिमल कहाँ, स्कैंडिनेविया। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और प्लेसर निक्षेप के बारे में आपको बता चुका। अब एक बात ये आती है कि वेगनर ने जो अपनी ये बात सारी सिद्धांत बताए, इन सिद्धांतों में एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली ये है कि सिद्धांत में कुछ तथ्य तो है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो स्थितियां हैं वो
परिवर्तित हुई हैं। और अगर हम जलवायु कटिबंधों की बात भी करें तो भी आप देखेंगे कि स्थितियाँ परिवर्तित हुई हैं। तो वेगनर की अगर जिक्सॉ फिट भी कर रहे हैं तो वो भी हो रहा है। बाकी के जो साक्ष्य हमने अभी वेगनर द्वारा दिए गए साक्ष्यों को यहाँ पढ़ा, तो वो साक्ष्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो स्थलखंड है वो कभी न कभी एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ बस एक चीज़ की समस्या ये आती है, जो बल इन्होंने बताए वो बल इतने प्रभावशाली नहीं थे जो इन सारी चीज़ों को जो स्थलखंड है उनका इतने बड़े बड़े स्थलखंडों को इस तरह से पूरे ग्लोब में एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित कर दें। इसलिए वेगनर की बात बहुत ज़्यादा तर्कपूर्ण आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक मार्ग जरूर प्रशस्त किया। जो अगला सिद्धांत हम पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का रास्ता इन्होंने खोला वेगनर ने। और वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म समझ लीजिए, या हम उसको पढ़ेंगे, नए सिरे से पढ़ेंगे उसको। तो वहाँ आप देखेंगे कि कुछ चीज़ों में प्लेटों में खिसकाव होता है, लेकिन ये जो जिस तरीके से उन्होंने बताया वैसे नहीं होता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके जियोमॉर्फोलॉजी का है, या आप स्थलमंडल की बात कर रहे हैं उसके भी बारे में कह सकते हैं। तो फिलहाल वो हम कल पढ़ेंगे। लेकिन आज आपने ये चीज़ देखी कि पृथ्वी पर जो महाद्वीप और महासागरों का वर्तमान स्वरूप है वो किस प्रकार आज के स्वरूप में या वर्तमान स्वरूप में आपको दिखाई दे रहा है। और उसे पढ़ते समय आपने किन किन चीज़ों को अपनी इस स्टडी में शामिल किया। जैसे कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री के भी अलग अलग कालखंड आपने इसमें प्रयोग किए। इस्याल सीमा नीफे का प्रयोग भी इसमें आप लोगों ने किया। तो पृथ्वी पर जितने भी हम इसके भूगोल के जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं वो सारे टॉपिक आज आपने देखा कि यहाँ पर हमारे काम आए। तो अब आपका ये जो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित या उनके वितरण से संबंधित जो टॉपिक था या जो सिद्धांत था वो काफ़ी हद तक आपने उसको समझा होगा कि कैसी स्थितियां रहीं, किस तरह से महाद्वीपों और महासागरों में का जो निर्माण है वो हुआ है। और इसका जो सही रूप है वो हम प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू ही पढ़ेंगे। ऐसा जो हमने आज पढ़ा है वो वेगनर के द्वारा कही गई बातें थी, वो टेलर के द्वारा कही गई बातें थी, वो लेबर्थ लब के द्वारा कही गई बातें थी, या वो लोथियन ग्रीन के द्वारा कही गई बातें थी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि कौन सी बात, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ। और ये जो सिद्धांत है पूरा वो जिक्सो फिट के आधार पर ही कहा जाता है, इसके बारे में बताया जाता है कि किस तरह से चट्टानों को में एक समरूपता मिली। अब आप इसका जब इसके नोट्स बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला मैं इसकी बात कर रहा हूँ वेगनर वाले सिद्धांत की। तो वेगनर के सिद्धांत में सबसे पहला डायग्राम आप बनाएंगे वो एक सर्किल बना के उसमें पेंजिया दिखाएंगे, और पेंजिया उसका नाम लिख देंगे पेंजिया, और उसके आसपास जो सागर है उसको आप पेंथाल्सा कहेंगे, और उसमें कार्बोनीफेरस टाइम आप डाल देंगे। दूसरा जो बनाएंगे सर्किल बनाएंगे, उसके दो टुकड़े बनाएंगे, जिसमें आपने एक दिखाएंगे आप अंगारा लैंड, दूसरा दिखाएंगे आप गोंडवाना लैंड, और उनके बीच का जो भाग है वो आप दिखाएंगे टैथिस सागर या टैथिस सी। ठीक है। उसके बाद तीसरा बनाएंगे, तीसरे में आप क्या दिखाएंगे, गोंडवाना लैंड का विभंजन हुआ, जिस विभंजन में आपने दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत और ऑस्ट्रेलिया को दिखाएंगे, इनके अलग अलग टुकड़े। और उसके बाद उसी मैप में या एक अगला बना देंगे ग्लोब, उसमें क्या दिखाएंगे, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, इनको आप दिखाएंगे ये अलग अलग कैसे टूटे। लास्ट जो बनाएंगे फाइनल, उसमें आप इस कुछ वर्तमान स्थिति को दिखा सकते हैं कि पेंजिया से लेके और आज तक की स्थिति अकॉर्डिंग टू वेगनर क्या रही, किस प्रकार महाद्वीपों में जो महाद्वीपों के बड़े बड़े भाग थे उनमें विखंडन हुआ या वो टूटे, और किस तरीके से इन चीज़ों में आज ये स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो आज हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, और आपने पूरे वर्ड की सैर भी कर ली। और वर्ड की सैर करने में आपने ये चीज़ देखा कि जितना आप पहले पढ़ चुके हैं वो सारा आज आपको काम आया। इसलिए आपको डे बाय डे अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए आगे बढ़ना है। जो जो चीज़ें जिस दिन कराई जा रही हैं उनको आप
साथ साथ करते चलें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको रोज़ कहता हूँ कि वर्ल्ड रीजनल स्टडी का आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और कॉन्टिनेंट ले लीजिए, एक एक कॉन्टिनेंट वाइज आप उसको करते रहिए। जैसे अगर नॉर्थ अमेरिका ले रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका का ही सारा पार्ट, जैसे आज कितनी सारी चीज़ें आ गई, बेफिन आया, डेविस स्ट्रेट आया, लेब्राडोर आया, ये 3 चीज़ें आई बाई चांस। अब आप देखिए हडसन की खाड़ी भी आ गई यहाँ, ये क्या है, ये सारे कौन कौन से हैं, इनमें स्थिति क्या क्या रही, कौन कौन से सी, ब्यूफोर्ट सी खुला, या ये माउंटेन की क्या स्थिति है। तो ये अगर आपको ये पूरा क्लियर है पिक्चर, तो जो आपको समझाया जा रहा है वो आपको दिक्कत नहीं आई होगी। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की बात कर दी, रॉस सी की बात कर दी, तो वो आपको पता नहीं रॉस सी कहाँ है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहाँ है, डेविस स्ट्रेट कहाँ है, बेफिन बे कहाँ है, लेब्राडोर सी कहाँ है, लेब्राडोर सी का नाम लेब्राडोर सी क्यों रखा है, लेब्राडोर का पठार भी यहाँ बना हुआ है। तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली सारी हैं। और आज मैंने आपको ये भी कहा था कि आपने महाद्वीप पढ़ लिए हैं, लेकिन महाद्वीपों के बारे में, इनकी बाउंड्री वगैरह हैं, उनका भी आप डिटेल स्टडी ज़रूर कीजिए कि कौन से महाद्वीप की सीमा कहाँ तक है। नॉर्थ अमेरिका उत्तर से दक्षिण तक कहाँ तक विस्तार है, साउथ अमेरिका उत्तर से दक्षिण तक कहाँ तक विस्तार है, यूरोप का विस्तार, यूरोप और एशिया को कैसे अलग करेंगे, यूरोप और एशिया को अलग करना बहुत कठिन है, उसमें जो बाउंड्री बनती है वो सब प्राकृतिक दशाओं को लेकर ही बनती है, उनको भी आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत समझना है कि क्या क्या इसमें बाउंड्री में फिजिकल फीचर्स आएंगे। ठीक है, तो अब यही है सारी। अब ऑस्ट्रेलिया इसमें और चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, जैसे वेगनर की थ्योरी में ही आप इन चीज़ों को और भी देख सकते हैं। जैसे अरब प्रायद्वीप है, इधर इनके बीच में पर्शियन गल्फ़ आ रही है यहाँ, तो ये पर्शियन गल्फ़ का कैसे विस्तार हुआ, रेड सी है, रेड सी का कैसे हुआ, और ये अलग अलग सारे सी हैं, इनका कैसे हुआ। तो मुझे लगता है कि अब ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।